इस सियासी गहमा गहमी के दौरान कुछ अच्छी खबरें भी आती रहती हैं और ज़ाहिरी बात है उनका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मुल्क में माशी तौर पर माशी अशारिये किसी सही समत में जा रहे हों तो उसका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। ताहम आम आदमी के मुफाद में वो है या नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा जो है वो भी आम आदमी तक पहुंचता है कि नहीं है ये भी बड़ा ज़रूरी है। मुझे सबसे ज़्यादा कोफ्त इस चीज़ से होती है जब अमीर लोग, उमरा, जागीरदार और जिसे आप कहते हैं हमारे यहाँ प्रिविलेज क्लास, अमूमन ऐसी चीज़ें जो कि जिसे मैं कह सकता हूँ कि बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन होती हैं उसको आवाम के लिए अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। इससे मुझे बड़ी कोफ्त होती है। कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो एक मुल्क के बड़े रईस शख्स जो थे वो आ रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क में तरक्की हो रही है तो इसका फ़ायदा आवाम को ही होगा, लेकिन सेहत इन सब की खुद ही ठीक हो रही है और माल भी इनके पास ज़्यादा आ रहा है और जायदादों में भी इनके इजाफा हो रहा है, जागीरें भी इनकी बढ़ रही हैं, इनको फ़ायदा हो रहा है और ये कह रहे हैं अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो गरीब को भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक्सक्यूज़ मी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की पूरी तारीख़ बताती है कि पहले दिन से सरमायाकार, ताजिर, सनतकार ऐसे लोग बेनिफिट कर रहे हैं, उनकी जागीरों में इजाफा हो रहा है, उनके कारोबार भी बढ़ रहे हैं, सनतें भी लगा रहे हैं, वो गाड़ियां भी बड़ी बड़ी ले रहे हैं। अब तो रंग भी इनके गोरे होना शुरू हो गए। डेल डोल तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये कहते हैं कि साहब हम अगर फ़ायदे में हैं तो इसका मतलब आम आदमी का भी फ़ायदा होगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बुनियादी अशारिये हैं वहाँ अभी भी कमी बेशी है, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अच्छी, फर्स्ट द गुड न्यूज़। वो गोरे कहते हैं ना, डू यू वांट टू हेयर द गुड न्यूज़ फर्स्ट और द बैड न्यूज़ फर्स्ट? तो मैं उन लोगों में से होता हूँ, मैं कहता हूँ यार गुड न्यूज़ ही बताओ, बस दूसरी खबर बताओ ही ना। तो मैं गुड न्यूज़ आप लोगों को सुनाता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पर इस चीज़ का ऐलान किया है कि हमारे लिए, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अजीम खुशखबरी। अल्फाज का इंतखाब उनका है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी, बिल आखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली सहमाई के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया है, जिसे गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। यानी ये वही मईशत है। माजी में उनका कहना ये, मैं बता रहा हूँ ये बात आपको, कि माजी में उनका कहना ये है कि इसी दौरान पिछले साल $1492 मिलियन जो था खसारा था, इस दफ़ा सरप्लस हो गया, इस दफ़ा इजाफी आ गया है। गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी, जबकि तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ये उर्दू ट्रांसलेशन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नहीं की है। 100% मुझे यकीन है। वो दूसरे जो है वो किसी ने ट्रांसलेशन की है, तमाम अंग्रेज़ी के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन अल्फाज का इंतखाब उनके सोशल मीडिया वालों ने किया। मैं इसकी वजाहत आपको करता चलूँ, बड़ी अहम बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात जो है बड़ी अच्छी की है। उनको असल में ये चीज़ बताई गई है, उनको ये चीज़ बताई गई है कि मुल्क की मईशत के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं यकीन रखता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुल्क की बेहतरी चाहते ज़रूर हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया टेलीफोन लाइन। उनसे वज़ाहत ज़रा हमें भी समझ में आए, क्योंकि मैं आप बिल्कुल मासूम बच्चा बन जाता हूँ और मैं इनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या शय होती है और इसमें अगर सरप्लस हो गया तो उसके क्या माने हैं। जी डॉक्टर शहबाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ, क्योंकि पूरे कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सुनाई है कि सरप्लस हो गया जनाब, और इसके मुतालिक अब हमें थोड़ा सा समझाइए। जी जी अली नासिर, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से कौम को मुबारकबाद के जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया है। वही जो बात आप पहले दोहरा रहे थे उसी बात को ले लें कि ये करंट अकाउंट जो सरप्लस में हुआ है उसका एक आम आदमी को क्या फायदा है। क्या चीनी जो है 120 रुपए फी किलो से और 55 पे आ गई है, 50 पे आ गई है? क्या आटा जो है इस करंट अकाउंट के सरप्लस होने की वजह से क्या वो अपनी पिछली कीमतों में वापस आ गया है? क्या मुल्क में
इन्फ्लेशन जो है जो इस वक्त डबल डिजिट है, क्या वो सिंगल डिजिट हो चुका है? मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, क्या वो कंट्रोल हो गया, या मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है क्या उसमें इजाफा हो चुका है? अगर ये सारी चीजें नहीं हुई, और इसके साथ जो बड़ी एक बात है, क्या मुल्क के अंदर गुर्बत जो है, जो कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हम तो सारी चीजें जो है वो जो परफॉर्मेंस हमारी लो हुई थी, कुछ हमने पिछली गवर्नमेंट के खाते में डाल दी, उसके बाद जो रही थी कसर थी हमने कोविड-19 के जिम्मे में डाल दी। क्या वो पॉवर्टी जो है या गुर्बत जो है, क्या वो मुल्क के अंदर वो कम हो रही है? अगर वो कम नहीं हो रही तो फिर मेरा नहीं ख्याल के करंट अकाउंट के सरप्लस होने का कोई मुल्क को फायदा है। और दूसरी बड़ी बात, आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ, मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जरूरत समझते थे कि 792 मिलियन यूएस डॉलर जो इतनी बड़ी अमाउंट है कि उसको ट्वीट के ऊपर के जरिए बताया जाए? मेरा है कि जिस किस्म का हम लोग क्राइसिस का शिकार है, ये तो मिनिमल सी अमाउंट है। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर अपना वक्त जाया करना चाहिए और ये कौम को बताना चाहिए। मतलब और बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो अटेंशन देनी चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए। और ये चीजें जो है वो जो क्राइसिस है उसको देखें, गवर्नेंस के इशू हैं और बस बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं। क्या ये बहुत जरूरी था? मेरा ख्याल है कि बीइंग इकोनॉमी को एक आम आदमी, मेरा नहीं था ख्याल के ये प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर अपने कीमती वक्त जाया करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर एक वजाहत मुझे ये ज़रूर कर दें कि करंट अकाउंट डेफिसिट पहले दिन से हम सुन रहे हैं कि कोई और अशारिया इस मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ महज ये करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बेहतर करना। पहले असद उमर साहब इनके वज़ीर ख़जाना थे, अब वज़ीर मनसूबाबंदी बन गए हैं, और फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब। मुसलसल जो है वो इसके ऊपर क्यों एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कारनामा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करना? क्या वाकई में ये इतना अहम है इस मुल्क की बका के लिए? मतलब आप ये देखें ना, अभी दो सेगमेंट बताए हैं मुझे। एक आपने कहा है कि 29% जो इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट, यही बात जी। आपने दूसरी बात ये कही कि 9% इजाफा हुआ रेमिटेंस के अंदर। मैं भी वो ट्वीट पढ़ा तो उसके एक नीचे एक लफ्ज लिखा, अगर आप पढ़ें पूरा जो डॉन का न्यूज है उसमें लिखा हुआ कि रेमिटेंस जो है उसने हेल्प की है टू कुशन दिस इम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हर मुश्किल वक्त के साथ अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन जो है अगर उसको निकाल लिया जाए तो ये जो करंट अकाउंट सरप्लस का डंडोरा पीट रहे हैं मेरे ख्याल में वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो, क्योंकि आप जब करंट अकाउंट की बात करते हैं उसमें ट्रेड आती है, ट्रेड के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स आती है, आपकी इंपोर्ट्स भी आती हैं, उसमें आपकी टेंजिबल इंपोर्ट्स होती हैं, उसमें टेंजिबल एक्सपोर्ट्स भी होती हैं, इनटेंजिबल एक्सपोर्ट्स होती हैं, इनटेंजिबल इंपोर्ट्स भी होती हैं, उसके अंदर कंसल्टेंसी भी शामिल होती है, उसके अंदर जो लोग आपके बाहर काम कर रहे हैं, बाहर के लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट वगैरह वो चीजें शामिल होती हैं। तो आप खुदारा उस न्यूज को पढ़े, उसके अंदर ये भी लिखा है कि जो प्राइमरी इनकम है वो हमारी डिटीरिएट हुई है, ना कि वो बढ़ी है। तो ये जो इसको तो सेगमेंट में डिवाइड कर लिया जाए ना तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस कदर जो है हम करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहे हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं कुछ अपने वीडियो लॉग में बात बयान कर चुका हूँ, अगर हम रेमिटेंस का पोर्शन निकाल दें तो ये सारे का सारा नेगेटिव हो जाएगा। अगेन जो पहले किसको के क्रेडिट जाता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को जाता है, ना कि जो लोकल लोग यहाँ पे गवर्नमेंट काम करी। अब देखें कि इनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर तवज्जो दें। आप ही के प्रोग्राम के अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जितना जल्दी से जल्दी हो सके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको ऊपर तवज्जो दी जाए, कास्ट एफिशिएंसी को ऊपर तवज्जो दी, ताकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, फिर हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े। और ये जब तक डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि करंट अकाउंट जो सरप्लस में गया ये सस्टेन कर पाएंगे और लॉन्ग रन में इसको लेके चलेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आगे आने वाले दिनों के अंदर भी आपको दुआ करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस मौजू के ऊपर फिर तफसीली गुफ्तगू हो। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर थोड़ी बैरूनी सरमायाकारी के मुतालिक भी बात कर लेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान, इसके अलावा बरे आज़म अफ्रीका की कंपनियां भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, आपको इसका अंदाज़ा नहीं। बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और जो दीगर और ममालिक हैं हमारे अपने एशिया के खत्ते के भी, वो भी हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और उनको मुनाफा भी हो रहा है, और वो मुनाफा वक्तन फ़वक्तन हमारे मुल्क से लेकर जाते हैं। कुछ अब मुनाफे का हिस्सा ज़रूर वापस पाकिस्तान में लगा देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं मेरी बात पर कि बैरूनी ममालिक की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हुई हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, खरीदने के लिए आपको ज़्यादातर अशिया FMCG की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर के ममालिक की मिलेंगी। चाहे आप ब्रांड बाहर के ममालिक के होंगे, उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान में लगी हुई है। चाहे वॉशिंग पाउडर हो, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आप नाम ले लें, ये सारी कंपनियां बाहर की।
कीड़े मार दवाएं नाम लेता मैं बता रहा हूं आपको, दूध ब्रांड के नाम नहीं ले रहा, दूध आप देख लें उसके अंदर जितनी वैरायटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी हुई हुई है। तंबाकू उसकी अब तशहीर की इजाज़त नहीं है, लेकिन टोबैको जो है उसके ऊपर भी, चाय, आपकी जितनी अशिया ज़रूरियाँ हैं जो आप पैक खरीदते हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो बैरूनी ममालिक की कंपनियों की है जो पैदावार पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनियां यहाँ पे लगी हुई, तो मुफ्ते में पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता, उन्होंने सरमायाकारी लगाई हुई है। ये खुला सौदा जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्शन हमारी, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। वो ये है कि इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बनाने के लिए, पैदावार करने के लिए बुनियादी तौर पर क्या इस्तेमाल होगा? कीड़े मार दवा, फर्टिलाइजर, खाद, इसके अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आपको दिख नहीं रही। अच्छा, जिसने की हुई है वो क्यों चाहेगा और मजीद आए? जिसने की हुई है वो क्यों मजीद चाहेगा और कंपनियां आए? उसका तो मुकाबला बढ़ेगा भाई। लोग में तो अपने मध्य मुकाबिल की तादाद में कमी चाहते हैं भाई, ज्यादा थोड़ी करना चाहते हैं। ये तो बहैसियत एक कौम, एक मुल्क हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सड़क पे चलती गाड़ियां, मुझे एक बता दो कोई जो पाकिस्तानी तो कुछ नहीं बना रहे, असेंबलिंग कर रहे हैं। ये सारी कंपनियां या जापान की हैं या कोरिया की हैं या किसी और मुल्क की हैं। आपका कोई मतलब पैसा उन्हीं के पास जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है पैसा उनके पास, सरमाया वो लगा रहे हैं, उनको फायदा है। अच्छा, अब मसले का हल मजीद जिसे आप कह सकते हैं इस चीज के अंदर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए टू द ट्यून ऑफ अबाउट मोर देन $100 बिलियन। क्या आ सकती है? जी आ सकती है। ये कि बस हमें याद हुआ पाकिंग जो कि बस सारा पैसा चाइना से लेकर आना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे ममालिक को भी इनकेश करना चाहिए कि जहां से हमें पैसे मिल सकें। हमें चाहिए कि हम नॉर्थ अमेरिका पे कोशिश करें, एम्फसाइज करें, वहाँ से लाएँ क्लाइंट। कनाडा के पास भी बहुत पैसा है, यूएसए के पास बहुत पैसा है। इस तक के आपको पता है दुनिया का अमीर तरीन फर्द आदमी जो था वो मैक्सिको से ताल्लुक़ रखता था, अब ये ताज जेफ बीजोस के पास चला गया। इससे पहले कार्लोस स्लिम के पास होता था जो कि मैक्सिको के शहरी हैं, दुनिया का अमीर तरीन आदमी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ ताजिर शख्सियत जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब और साबिक चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपको सबसे पहले वेलकम करता हूं शो में, और बराह रास्त ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर अब एम्फेसिस तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल इसमें पिन्हा है। क्या कहते हैं आप? आपकी बात बिल्कुल, इसमें दो बातें हो ही नहीं सकती। देखिए, जहां इन्वेस्टमेंट क्या करती है? इन्वेस्टमेंट वो काम करती है जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है उसको ऑफसेट करती है। यानी आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेट्स से 3.8%, तो आपका 3.8% ग्रोथ तो आप समझो जीरो ग्रोथ हुई। इसके बाद कहीं काम शुरू होगा, क्योंकि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो लाजमी है। जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती वो उस मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाती है, आखिर में वो बैठती है, इसमें कोई दो बातें नहीं। हमारे यहाँ जो पोजीशन इस वक्त हो रही है उसको गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बिल्कुल साफ एक जो है ना, ये एक इंटिमेशन है, एक सिग्नल है कि जी हमको कोई अपनी पॉलिसीज में चेंज इस तरह से लाना चाहिए कि हम इस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। आज आप दुनिया में देखें कि जो दूसरे ममालिक कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार क्या है, हमारा क्या है, हमारे यहाँ क्या शॉर्टफॉल्स हैं। अगर जब तक हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे, उसको हम देखेंगे नहीं, आप मुझे बताइए कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, बांग्लादेश, मैं टेक्सटाइल की बात करता हूँ, तो नॉट ग्रोइंग ए सिंगल केजी ऑफ टन, वो आज $38 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इतनी इंडस्ट्री लगी हुई ना वहां। हमारे यहाँ जो हम इतना शोर करते हैं, ये हो गया फलाना हो गया, 54% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, और है कितना? 11 बिलियन। अब 11 बिलियन और 38 बिलियन में 3.5 गुना का फर्क है। वो इतना बड़ा फर्क है कि अगर हमारे यहाँ अगर ये 20 बिलियन भी हो जाए तो हमारी सारे सरदर्द खत्म हो जाएंगे, हमारा ट्रेड अकाउंट खत्म हो जाएगा, हमारी डेट सर्विसिंग के प्रॉब्लम नहीं तो सन 71 से पहले तो हम लोग कहते थे कि बंगाली कंगले भिखारी हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है,
आज वो 3 गुना हमसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू आर सेइंग कि वो कॉटन प्रोड्यूस भी नहीं करते। ऐसा कैसे मुमकिन है सर कि वहां? जी, इसका एक ही जवाब है, सिंपल जवाब, इट इज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। बाकी कोई और बात नहीं है इसमें। देखिए, आपकी पॉलिसी गवर्नमेंट की ये होगी कि इन्वेस्टमेंट ना आए, और एक पॉलिसी ये होगी कि लोग इन्वेस्टमेंट कहीं से भी पैसे ला के करें, कर्जे लेकर करें, ताकि उनका रिटर्न हो जाए, उनके प्रॉफिट्स हों और वो एक्सपोर्ट कर सकें। बात ये कि एक बात आप मुझे बताएं, ये कमोडिटी कोई भी आप बना रहे हैं, अगर मुझे ये कॉस्ट करती है 10 रुपए की, और अगर बांग्लादेश में उसकी कॉस्ट अगर 9 रुपए है, तो कोई मुझे समझा दे कि कौन सी ऐसी साइंस है जिसके तहत मैं ये कर सकता हूं कि जो है ना, ये कॉस्ट जो है ये मैं उसको उसके सामने खड़ा होकर बेच सकता हूं। लाभाला वो माल बिकेगा। आज जो है ना, एक्सपोर्ट्स कमोडिटी का ज्यादा होता है और जो आपकी ब्रांड गुड्स होती हैं उसका कम होता है। हम कमोडिटी सप्लायर्स हैं, हम पोलो शर्ट्स और बेडशीट और इस तरह की चीजें बनाते हैं, और हमारे पास क्या है, उसी के तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे को प्राइस वॉर के अंदर एंटर करना पड़ता है। और एक मैं आपको मुतनब्बे करना चाहता हूं एक बात और आपके जरिए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, कि देखिए जितनी इकोनॉमिक पंडित से जो बड़े लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो, जो अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, कोविड का जो सिनेरियो जो खत्म होगा, तो तकरीबन 35 से 40% डिमांड सप्रेस हो, कम होगी। वो डिमांड सप्रेस होगी तो अगर हम इसको गिन लें, जो हम जिसके ऊपर हम सारे घूमते हैं कि जी 58% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसका क्या होगा? आप देखिए 6 मुल्क सप्लायर्स हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया और वियतनाम। ये 6 मुल्क है ना, और बाकी छोटे छोटे और मुल्क हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को। जब वो सप्लाई करते हैं तो आप मुझे बताएं कि सप्लाई जब 40% नीचे जाएगी तो क्या होगा? प्राइस की वॉर होगी। ये कोई बच्चा भी बता सकता है। सर, मैं आपकी बात 100% मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक फेरी टेल सुनाता हूं, मुख्तसर सी, चंद सेकंड की एक फेरी टेल हमें अरस्तु, माजी के अरस्तु ने सुनाई थी, जो प्रोग्राम 2025 के मस्जिद भी हैं और मेरे शहर सियालकोट के नज़दीकी से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी, उन्होंने बल्कि पूरी कौम को बताया कि चाइना में इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं और अब वो सारी इंडस्ट्रियां पाकिस्तान आ जाएंगी। चाइना के अंदर सारा टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो जाएगा और फैसलाबाद में आके लग जाएगा। तो सर, हमें तो फेरी टेल सुनाई थी ना, और हमें तो चाइनीज जुबान भी सिखा दी थी। पता लगा कि वहां तो मेरे ख्याल $1 भी टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ नहीं आया, या टेक्सटाइल मिल नहीं लगी उनके चाइना से। ये हमें जो मलाई कहानी सुनाई थी ना सर, फेरी टेल सुनाई थी जी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, टेक्सटाइल एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर तीनों एनर्जी की चीजें चाहिए, गैस भी चाहिए, बिजली भी चाहिए और पानी भी चाहिए। उसके बगैर जो है ना, आपका तसव्वुर नहीं है। फिर जमीन भी चाहिए जो शायद हम उनको दे दें। आप ये जो आपने फेरी टेल सुनाई, मैं आपको टेल सुनाता हूँ। जब मैं चाइना गया और उसको उनको अट्रैक्ट करके जब इन्वेस्टर्स को यहाँ लाया, तो वो मेरे पास आए, बोला भाई अब जमीन आप देंगे? मैंने बोला बिल्कुल देंगे। अच्छा, बोला बिजली देंगे? मैंने बोला वो तो हम देखेंगे। गैस? तो मैंने बोला गैस तो हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप हमसे, इसलिए आपने हमको बुलाया? तो बात यह है कि चाइना ने वाकई ट्रांसफर किया है, हेवी इंडस्ट्री जितनी है वहां लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, और जो है ना, ये हाई टेक की इंडस्ट्री में जा रहे हैं। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जर्मनी जब गया हाई टेक में, तो जापान का वजूद हुआ। जापान जब हाई टेक में गया तो चाइना और दूसरे ताइवान वगैरह का वजूद में आए। आज ये वही एरा है जिसमें बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडिया, ये सब बन रहे हैं। इंडिया के अंदर एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, चाइनीज ने एग्रीमेंट किया है, और उसके साथ वो ट्रांसफर अपनी टेक्सटाइल को वहां कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी वो करने को तैयार है, हमारे यहाँ भी ये लोग आए, लेकिन नो इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, आपने जब किसी को बुलाना है तो आपने, अगर आप गली के अंदर टेस्ट टीम को तो खेलने के लिए नहीं बुला सकते, आपको उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, प्रॉपर ग्रीन ग्रास चाहिए। टेक्सटाइल का वजीर बनाएं किसी को, तो टेक्सटाइल का वजीर बनाएं किसी को, बताएं सर। टेक्सटाइल अभी तक तो वजीर नहीं बनाया। जो वजीर बनते हैं उनको बेचारों को अपना भी पता नहीं होता आगे क्या जाएंगे। मैं तो समझता हूं कि टेक्सटाइल का वजीर किसी को लगाना चाहिए, उसको टारगेट देना चाहिए और उसको पूरा फ्री हैंड देना चाहिए। आज हमारे पास तो सिर्फ टेक्सटाइल ही तो है, और हमारे पास है क्या? अगर हम टेक्सटाइल देखिए, बाकी शोबों के ऊपर भी बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज और जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलना चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली बात है, और ये ट्रेड और इंडस्ट्री आपकी गुफ्तगू में तो चाहती है।
आपकी गुफ्तगू में देयर इज गुड न्यूज़ ऑल्सो एंड देयर इज बैड न्यूज़ ऑल्सो। प्रोग्राम के आगाज में भी मैं कह रहा था, बट सिंस यू टोल्ड अस द बैड न्यूज़ फर्स्ट, और तो मतलब ये कि वो नहीं, मुझे तो पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल नजर आता है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के आप एक खाली में फिगर आपको दे, जी प्लीज। हमारी वैल्यू एडिशन जो है ना कॉटन की, वो एवरी मिलियन बेल, यानी 10 लाख बेलें जो कॉटन की हैं, उससे हम 1.37 अरब डॉलर बनाते हैं। समझिए, ये एक फिगर है पाकिस्तान की। और बांग्लादेश उसी 10 लाख बेल से 6 अरब डॉलर बनाता है, यानी उसके 4 गुना फर्क है। ये नहीं कि हमारी अशिया हम सस्ती बेचते हैं, हम तो बेच ही नहीं सकते, हमारे कॉस्ट ज्यादा। प्रॉब्लम ये है कि हम रॉ मटेरियल बेचते हैं, हम रॉ मटेरियल बेचते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, वो फिर हमारे सामने ही खड़े होते हैं। हमारी रुई उनके पास जाती है, हमारा यान उनके पास जाता है, हमारा ग्रे क्लॉथ उनके पास जाता है, और वो हम उनके सामने खड़े होते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक इस्तेदा करता हूं, मैं आपसे एक इस्तेदा जी, आप एक पर्टिनेंट वॉइस है इंडस्ट्री में, मैं आपसे ये इस्तेदा करता हूं। बुनियादी तौर पर मैंने गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर देखा है, इस वजह से तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो एप्टमा के साथ अलहदा से निगोशिएट कर रहे होते हैं, और वैल्यू एडिशन वाले अनफॉर्चुनेटली, ये मैं आपको बता रहा हूं, दे आर नॉट एज वोकल एज द बिग वंस, जो कि जिसे मैं कह सकता हूं कि जो कंपोजिट हैं या जो एप्टमा के मेंबर्स हैं। ठीक है, आपस में शेयर होता है, ओवरलैप होता है, अगर इनमें इत्तेहाद पैदा हो जाए तो काफ़ी ऊंची आवाज़ हो जाएगी, ऐसा मेरा ख्याल है। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारा उनका जो है ना, वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारा, लेकिन बुनियादी इख्तलाफ है। जो इख्तलाफ हम रखते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में। वो कैसे है? देखिए, अगर आप धागा बेच देंगे तो आप धागा किसको बेचते हैं? वो खाने की चीज नहीं है, वो आप अपने कॉम्पिटिटर को बेचेंगे, वो हमारे सामने खड़ा होगा। ठीक है जी। और आपने कमाल ये किया था पिछली गवर्नमेंट में कि 4% आपने इंसेंटिव भी दिया धागे वालों को। अब धागे वालों को 4% इंसेंटिव भी दिया। जब आपने 4% इंसेंटिव वहां दिया तो मुझसे सस्ता महंगा धागा तो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर को आपने दे दिया। जी सर, एक मिनट, मैं ये कहता हूं कि इसके बाद हमने क्या किया, हमने वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए एक काउंसिल बनाई, यानी जो 12 अलग अलग सेक्टर्स हैं जो कि वैल्यू एडिशन के हैं, उनकी काउंसिल बना के उसकी एक वॉइस क्रिएट की। अब गवर्नमेंट अगर वैल्यू एडेड सेक्टर को सुनना नहीं चाहती और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स को अगर वो प्रमोट करना चाहती है, तो हम कहां तक लड़ेंगे? भाई, सरकार तो सरकार होती है। तो अब ये आपने बड़ी अहम बात की है, आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इस मौजू पर आपसे बात करेंगे। हुकूमत से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तवज्जो दें वैल्यू एडिशन की तरफ। ये कह रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है, इसमें बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि वैल्यू एडिशन के लिए काम करते हैं, दरमियाने और छोटे दर्जे का काम करते हैं, लेकिन उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जो भी बात है उसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। मसला ये है कि जब बात करते हैं सरमायाकारी की, तो ये बड़ा अहम है कि हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ और ऐसा निज़ाम मुरतब करे जिसमें सरमायाकारी आसानी से हो सके, और इस पर उनको वर्क करना चाहिए। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पर अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।